नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बालाजी। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आज ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूं। और वह टॉपिक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या है और उनका यूज़ कैसे किया जाता है, कहाँ होता है, कब होता है, तो ये सब मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आप ये कंसेप्ट अच्छी तरह से और आसानी से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, आज का टॉपिक क्या है? वर्ब्स। वर्ब्स यानी कि क्रियापद, जो शब्द क्रिया दिखाता है, एक्शन दिखाता है, उस वर्ड को हम क्रियापद कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में उसे वर्ब कहते हैं, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने देखा ही होगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, आर्टिकल्स। इस तरह अंग्रेजी में जितने भी वर्ड्स है, यानी कि पूरी वोकैबुलरी, पूरी डिक्शनरी को इन 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। उनके कार्य के आधार पर अंग्रेजी में जितने भी वर्ड्स है उनको ये 10 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले तो ये 8 ही कैटेगरी हुआ करते थे, मगर अभी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर अभी पार्ट ऑफ स्पीच की जो संख्या है 8 से अभी 10 तक गई है। 8 से कहाँ गई है? 10 तक गई है, राइट। और अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितनी कैटेगरीज है? 10 कैटेगरीज है। और इसमें पूरी डिक्शनरी आ गई है। ओके। तो उसमें से आज हम एक पार्ट हमने चुना है डिस्कशन के लिए, और वो पार्ट है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रियापद। अभी ये जो वर्ब है, वर्ब इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब्स। और दूसरा है मेन वर्ब्स, और दूसरी कैटेगरी है मेन वर्ब्स, राइट। यानी कि ये मुख्य क्रियापद है। ये है मुख्य क्रियापद है, इसे क्या कहते हैं? मुख्य क्रियापद है। और ये है सहायककारी क्रियापद है, सहायककारी क्रियापद है। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब्स। और main verbs are again broadly again divided into 2 parts. They are again divided into how many parts? 2 parts. That is transitive verbs and intransitive verbs. They are divided into how many parts? Transitive verbs, transitive transitive verbs and intransitive transitive transitive verbs. Okay, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव, यानी कि सकर्मक क्रियापद एंड अकर्मक क्रियापद। मीन्स ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना आता है, जिसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, उसके जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, उसे कहा जाता है अकर्मक क्रियापद। और जिसके साथ ऑब्जेक्ट कंपलसरी लगता ही है और यूज करना पड़ता ही है, तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल टू ईट है, टू ये ट्रांजिटिव वर्ब है। या टू कट, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। या फिर टू राइट, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गए। क्यों? क्योंकि उनके बाद या उनके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कर्म होना कंपलसरी है। इट इज मैंडेटरी टू यूज सम और अदर ऑब्जेक्ट विद देम। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम ईटिंग एंड वी स्टॉप देयर। वी हैव टू यूज सम और अदर ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट। आई एम ईटिंग a mango, an apple, a cake, roti, या कुछ भी, some or other object is required to be there after these verbs. Another example is cut. He is cutting. We don't stop there. Or I am cutting. They are cutting. We have to use some or other object after that. It is compulsory. They require object compulsorily, right? For example, he is cutting cake. He is cutting paper. He is cutting rope. Some or other object is required, right? Again the same thing. I am writing. We don't stop there. I am writing a letter. I am writing an essay. I am writing a story. Some or other object is required there, and that's why they are called transitive verb. I hope you understood what is transitive verb, right? सकर्मक क्रियापद यानी कि कर्मासह, right? Now let us go to the next point, that is intransitive verb, means अकर्मक क्रियापद। अकर्मक क्रियापद क्या होता है?
इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स कि ऐसे वर्ब्स की जिनके साथ कोई वर्ब, जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है. दे डोंट नीड ऑब्जेक्ट कंपल्सरीली, दे डोंट रिक्वायर ऑब्जेक्ट एट ऑल, राइट, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ. फॉर एग्जांपल टू फ्लाई एक इंट्रांजिटिव वर्ब है. टू रन ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है. टू सीट ये भी इंट्रांजिटिव है. टू स्विम ये भी intransitive verb है, because they don't take any object with them. They don't require object. For example, birds are flying in the sky. Birds fly in the sky. In this example, देखो bird subject है, fly main verb है. क्या है ये main verb है. In the sky is not object, but it is adverb of place. Adverb of place है, object नहीं है ना. पंछी कहाँ उड़ते हैं? आसमान में उड़ते हैं. ये जगह दिखाई. इट इज द वेयर. इन द स्काई इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन वर्ड वेयर एंड नॉट ऑफ व्हाट. द आंसर ऑफ व्हाट इज ऑब्जेक्ट यूजुअली, राइट. फॉर एग्जांपल अगर मैं यही सेंटेंस ऐसे लिखता हूं कि बर्ड्स ईट ग्राउंड नट्स, इस सेंटेंस में ग्राउंड नट्स ऑब्जेक्ट है, बर्ड सब्जेक्ट है और ईट मेन वर्ब है. क्यों? क्योंकि because what do the birds eat? We get the answer groundnuts, because groundnuts is the answer of what, right? And only the answer of what is object, right? So this is how you have to identify whether particular word is, whether the following part after the verb is object or adverb, because there are 9 types of adverb: adverb of place, manner, reason, degree, etc., right? So in this way, I hope you understood the difference between transitive verb and intransitive verb. There are many verbs like this: fly, run. He is running. For example, he is running. He is running fast. Another example. All right, here he is subject, is helping verb, running is main verb, and fast is adverb of manner. Understood? Not object, right? So there is no object here. The run is what? The verb run is intransitive verb because it is not followed by any other object, right? The same thing applies to the verbs to sit and to swim, to stand, etc. I hope you understood the difference between transitive verb and intransitive verb. In simple words, जिन verbs के बाद क्या आता है, जिन क्रियापदों के बाद कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट आता है, उसे क्या कहते हैं? उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रियापद. और जिन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता उनको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रियापद यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. बस इतना ही है. मगर आज का टॉपिक हमारा ये मेन वर्ब्स नहीं है. हमारा टॉपिक है सहायकारी क्रियापद है, हेल्पिंग वर्ब्स, और उसमें भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट. प्राथमिक सहायकारी क्रियापद है. तो इसको हम किसी दूसरे वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में. तो आज मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा? आई विल एक्सप्लेन टुडे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो हम अभी हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स में भी 2 कैटेगरी है, राइट. वी विल डिस्कस दिस पार्ट मुख्य क्रियापदे सम अदर डे इन अनदर वीडियो. ओके. तो हेल्पिंग वर्ब्स के भी 2 प्रकार होते हैं, 2 पार्ट होते हैं. एक होते हैं, the first one is primary auxiliary verbs, right, and another is modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs, right. और इनके अलावा और भी एक कैटेगरी है जो हालांकि वो बहुत माइनर है, मगर और एक कैटेगरी है, और वो कैटेगरी है सेमी ऑक्सिलरी वर्ब्स. सेमी ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो हम ये आज तीनों कैटेगरी तो हम डिस्कस करने वाले नहीं है, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो मैं आज सिर्फ ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में. यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक सहायकारी क्रियापदे. ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं. और इसको कहते हैं रीतिवाचक सहायकारी क्रियापदे. रीतिवाचक सहायकारी क्रियापदे. ओके. और इन्हें कहते हैं अर्ध रीतिवाचक सहायकारी क्रियापदे. ओके.
यस, और ये जो मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है उनकी संख्या लिमिटेड है, फिक्स्ड है। दे आर लाइक कैन, कुड, शाल, शुड, विल, would, may, might, must, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये कुछ फ्रीक्वेंटली यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, राइट। ये और अभी ये जो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, दे आर 3 इन नंबर। दे आर नीड, डेयर, एंड यूज टू। ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, राइट। ये सेमी क्यों है? बिकॉज दे फंक्शन मच लाइक modal auxiliary verbs, but they are not purely modal auxiliary verbs and purely main verbs. They function sometimes they function as a modal auxiliary like modal auxiliary verbs and sometimes main verbs, right? तो ये मैं कई और दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ। आज हम देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, दे आर ओनली 3 इन नंबर। दे आर, फर्स्ट वन इज टू डू, देन टू हैव, एंड लास्ट वन इज टू बी। तो ये जो टू डू, टू हैव एंड टू बी है, ये बहुत ही स्ट्रेंज टाइप के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, इसलिए उनकी एक अलग कैटेगरी बनाई है। Why they have been separated from modal auxiliary verbs? Because their function is completely different from these. Otherwise, they would have been included in the same category. They would not have been separated from these, right? So उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, उनके फंक्शन में, उनके कार्य में, उनके रोल में। That is why they have been separated. तो क्या फर्क है? अभी ये जो मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, कैन, कुड, शाल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये एक ही रोल प्ले करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। They don't play dual role, double role as a main verb and helping verb, right? और ये जो है सेमी ऑक्सिलरी वर्ब्स, वो भी थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, थोड़ा सा मेन वर्ब का काम करते हैं, पूरी तरह से वो भी नहीं है, राइट। और उनके जो अभी ये जो है टू डू, टू हैव एंड टू बी, ये क्या करते हैं? डबल रोल प्ले करते हैं। जब वो सेंटेंस में अकेले आते हैं, दैट टाइम दे फंक्शन एज अ मेन वर्ब। और वो सेंटेंस में जब सेंटेंस में किसी और वर्ब के पहले आते हैं, यानी कि जब व्हेन दे आर फॉलोड बाय एनी अदर वर्ब, दैट टाइम दे फंक्शन एज अ हेल्पिंग वर्ब। इसलिए उनकी एक अलग कैटेगरी। मींस इन एंटायर इंग्लिश लैंग्वेज, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में ये तीन ही ऐसे वर्ब्स है, टू डू, टू हैव एंड टू बी, कि जो डबल रोल प्ले करते हैं। इनके इन 3 के अलावा दूसरा कोई भी वर्ब उनके जैसा डबल रोल प्ले नहीं करता। कैसे? अभी मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल देखो, टू डू का है, एग्जांपल देता हूँ। आई डू माय होमवर्क ऑन टाइम एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में कितने वर्ब है? एक ही वर्ब है। ये डू मेन वर्ब हो गया, और आई सब्जेक्ट हो गया, और माय एडजेक्टिव हो गया, राइट, पजेसिव एडजेक्टिव, राइट। एंड होमवर्क ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। ऑन द टाइम, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, राइट। तो इस सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब है, डू। डू, नाउ हियर ये डू इज फंक्शनिंग एज व्हाट? इट इज फंक्शनिंग एज अ मेन वर्ब। देखो, दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, डू यू नो इंग्लिश? क्या आपको अंग्रेजी आती है? तो इस सेंटेंस में देखिए, डू द सेम वर्ड, नो, दिस डू इज फंक्शनिंग हियर एज अ हेल्पिंग वर्ब, एंड यू इज सब्जेक्ट एंड नो इज मेन वर्ब, गॉट इट, एंड इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये देखो, डू है, अगर यहाँ ही सी होता तो डज आता था। डज ही डज हिज होमवर्क ऑन टाइम, एंड डज ही कंप्लीट, और डज ही डू हिज होमवर्क ऑन टाइम, राइट, ऐसे आएगा, राइट। और अभी देखो, दूसरा एग्जांपल देता हूँ टू हैव का मैं। हाउ टू हैव आल्सो प्लेज डबल रोल। देखो, फॉर एग्जांपल, आई हैव, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, बिकॉज टुडे वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट। तो अभी देखो, ये टू हैव है, टू हैव का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई हैव ए कार। आई हैव ए कार, इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सॉरी, ये मेन वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस में एक ही
एक ही वर्ब है। जब सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है तो क्या होता है, मेन वर्ब होता है, राइट, चाहे वो कोई भी वर्ब हो। जब सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं तो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा मेन वर्ब होता है। जब सेंटेंस में तीन वर्ब्स होते हैं तो पहला क्या होते हैं, पहले दो क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट वाला यानी कि थर्ड वाला क्या होता है, मेन वर्ब होता है। यानी कि मेन वर्ब कभी भी एक ही होता है, एक क्लॉज में, एक सेंटेंस में। दो मेन वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, राइट। अगर आते भी है तो उनका फंक्शन अलग होता है, राइट। देखो, तो आई हैव ए कार, ये कार में अभी हैव क्या है, मेन वर्ब है, अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के जैसा लगता है मगर वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब है। अभी हेल्पिंग वर्ब कहाँ होता है, देखो फॉर एग्जांपल आई हैव डन माय वर्क, आई हैव डन माय वर्क, या फिर आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, राइट। तो इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और हैव हेल्पिंग वर्ब है और डन मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और माय अगेन पॉजिटिव एडजेक्टिव है और वर्ब ऑब्जेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ हैव प्लेस डबल रोल। अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो यहाँ हैव की जगह क्या आता है, हैज आता है। फॉर एग्जांपल ही हैज अ कार, क्या हो गया उसी सेंटेंस में, हैज क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, राइट। एंड he has reached there on time, or he has purchased a new car, he has completed his homework, again has क्या हो गया, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गया, और completed क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, राइट। सो इस तरह ये जो है टू डू और टू हैव टू बी, ये डबल रोल प्ले करते हैं। तो अभी देखते हैं टू बी का बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, टू बी कैसे यूज करना है। तो अभी ये टू बी देखते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ हैव प्लेस डबल रोल। तो अभी इसके बाद मैं आपको एक हैज का भी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही हैज गॉन देयर। अभी इस सेंटेंस में हैज क्या है, हैज है हेल्पिंग वर्ब और गॉन है मेन वर्ब V3 पास्ट पार्टिसिपल। देयर इज इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी वो ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ही सब्जेक्ट है, राइट। और मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, he has a car, he has a house, he has a brother. You can use any noun here. तो यहाँ ही सब्जेक्ट है, has ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में दूसरा कोई वर्ब नहीं है, एक ही वर्ब है। और ये कार क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आर्टिकल, ये तो आपको मालूम ही है, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें कोई भी क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मगर दूसरे यही हैज, सेम वर्ड हैज इज फंक्शनिंग डिफरेंटली इन द फर्स्ट एग्जांपल, राइट। इट इज फंक्शनिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब इन द फर्स्ट एग्जांपल, बट द सेम वर्ड इज फंक्शनिंग एज अ मेन वर्ब इन द सेकंड एग्जांपल। तो इस तरह ये टू बी टू हैव जो टू डू होते हैं, दे प्ले ड्यूअल रोल, डबल रोल, राइट। दैट्स व्हाई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। उनको लगता है कि ये जो टू बी टू हैव और टू डू है, ये हमेशा के लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही है और हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। इसलिए उनको समझ में नहीं आता है कि ये बीन कैसे आया, बीन कैसे आया। अभी देखते हैं टू बी का थोड़ा सा इनसे अलग है। तो अभी टू बी भी मैं समझाता हूँ कैसे है। तो ये जो टू बी है, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल देखो, ये टू गो एक वर्ब ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल के लिए, गो या फिर गोज, ये हो गया V1 एज अ मेन वर्ब। And here I am explaining to do, to have, and to be primary auxiliary verbs, both helping verbs as well as main verb, how they function as a helping verb and how they function as a main verb and when they function, right। देखो ये टू गो या गो, ये V1 हो गया, और इनका सेकंड फॉर्म क्या है, पास्ट टेंस है इनका वेंट ये हो गया पास्ट टेंस यानी कि V2, और उनका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा गोन, राइट, ये हो गया V3, और उनका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा गोइंग, राइट, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी कि मैं सिंपल लिखता हूँ V4 लिखता हूँ, राइट। तो देखो ये एज अ मेन वर्ब। तो उसी तरह अभी ये जो टू 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 डू है या फिर डज है, DOES, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यस हम लगाते हैं एज ए मेन वर्ब। तो इनका सेकंड फॉर्म हो जाएगा डिड पास्ट टेंस, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन पास्ट पार्टिसिपल, और यहाँ हो जाएगा डूइंग एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ए मेन वर्ब, राइट। और अभी इसके बाद है टू हैव या फिर उसका ब्रदर हैज सिंगुलर के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी उसका है हैड, और यहाँ फोर्थ फॉर्म
यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा हैविंग। क्या हो जाए, क्या है, हैविंग। तो अभी उसके बाद लेते हैं हम टू बी एज अ मेन वर्ब। तो टू बी जो है इसके तीन छोटे छोटे पिल्ले हैं प्रेजेंट टेंस में। मींस इट हैज थ्री डिफरेंट फॉर्म्स इन प्रेजेंट टेंस, राइट। दे आर एम, इज एंड आर, और ये खुद डी बी। ये चारों में से आप कौन सा भी यूज करिए, ये V1 ही हो गया, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही हो जाता है, बन जाता है, राइट। आप एम करो, इज करो, आर करो या बी करो। और इनका जो सेकंड फॉर्म होता है पास्ट टेंस में, सेकंड फॉर्म है उनका वॉज, सिंगुलर के लिए वॉज, और प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं हम, वर यूज करते हैं, WERE, वर। और इनका थर्ड फॉर्म होता है बीन। क्या होता है, बीन, पास्ट पार्टिसिपल। और यहाँ प्रेजेंट फॉर्म होता है बीइंग, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। तो ये हो गया, these are the forms of to do, to have and to be as a main verb। जब हम इनको मेन वर्ब यूज करते हैं तो सेम लाइक दिस गो की जैसा उनका पूरा टेंस बनता है। ये पूरा जैसे हम गो यूज करते हैं, गो या टू गो, टू राइट, टू प्ले, सेम उसी तरह इनके भी सभी 12 टेंसेस होते हैं और बनते हैं, और हमें बनाना होता है, राइट। तो इसके लिए ये सब हमें फॉर्म्स मालूम होना जरूरी है सबसे पहले। तो अभी मैं एक एक करके आपको एग्जांपल अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कृपया अभी इसको नोट करिएगा, ये तो नोटबुक में या इनका, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जब एग्जांपल दे दूंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी पूरे इन सबका मैं पूरे 12 टेंसेस बना के दिखाऊंगा आपको। 12 टेंसेस में अभी ये टू बी, टू डू और टू हैव कैसे यूज करते हैं। तो पहले तो मैं लेता हूं अभी टू डू। अभी देखो टू डू, जैसे कि देखो आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क प्रॉपरली। प्रॉपरली एक सेंटेंस है, आई डू माई वर्क प्रॉपरली। तो ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। क्या हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अभी इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, I am doing my work properly। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट, यस। और इसका परफेक्ट टेंस हो जाएगा I have done my work properly। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। और इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा आई हैव बीन डूइंग माय वर्क प्रॉपरली सिंस मॉर्निंग एक्सेट्रा। ओके, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप यू आर गेटिंग, राइट। तो ये हो गया टू हैव का। सेम अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो ये सिर्फ हैव की जगह क्या आता, हैज आता। और यहाँ ये डू आ गया, यहाँ डज आता। और यहाँ ये डूइंग तो सेम रहेगा, डन भी सेम रहेगा, यहाँ भी डूइंग भी सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ डू की जगह डज आता। अगर सब्जेक्ट क्या होता, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, यानी कि लाइक ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नाउन। ओके, तो अभी इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अभी ये डू का हो गया। अभी हैव का कैसे होता है, ऐसे how have functions as a main verb and helping verb। देखो फर्स्ट एग्जांपल है I have a car। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1, ये इसका स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, राइट। तो अभी इसका क्या हो जाएगा, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होगा, I am having a car। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस आई एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर और प्लस ing लगाना पड़ता है वर्ब को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ये क्या बन गया, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। अभी इसका परफेक्ट टेंस होगा आई हैव हैड ए कार। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और उसकी रचना है सब्जेक्ट प्लस हैव
प्लस V3 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो आप कहेंगे कि सर ये हैव के बाद हैड कैसे आया? तो ये जो पहला है ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आ गया, देखो यहाँ स्ट्रक्चर में। उसके बाद हैव आ गया, हैव, या फिर हैज क्या आएगा? अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो यह हैज आएगा। तो यह आई के साथ हैव आता है, हैव ले लिया हमने, ये हेल्पिंग वर्ब है। और जैसे हमने अभी अभी ये जो है, जैसे अभी ये हैड जो है ये V3 है, किसका V3 है? पास्ट पार्टिसिपल इस हैव का। देखो जैसे कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, अगर ये यहाँ सेंटेंस होता तो जैसे हमने, तो हम क्या करते हैं, हम गो का क्या लेते, गॉन लेते परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, आई हैव गॉन टू स्कूल। उसी तरह यहाँ हैव मेन वर्ब है, यहाँ राइट मेन वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है, उसमें ये हैव क्या है, मेन वर्ब है। तो अब ये हैव का थर्ड फॉर्म क्या है, देखिए यहाँ, देखो हैव का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल क्या है, हैड है। तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर, आई हैव हैड, ये हो गया V3 हो गया पास्ट पार्टिसिपल, और कार ऑब्जेक्ट हो गया। अंडरस्टूड? आई होप इट इज क्लियर। और उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन हैविंग, हैविंग अ कार। ये ऐसा सेंटेंस टेक्निकली तो हो जाएगा, मगर प्रैक्टिस में ये नहीं होता है। मगर ये हम बना सकते हैं, मगर प्रैक्टिस में यूज में नहीं है, राइट, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अभी एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल हो गया? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल, ये बन गया है। ओके, और उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव पब्लिक हैज प्लस बीन प्लस VING, that is ING to the main form of the verb, main verb, right? तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया, राइट? ये अगर इसका अभी पास्ट टेंस करना है तो वही हो जाएगा, सिर्फ हमें क्या करना है, ये हैव की जगह हमें पास्ट टेंस में क्या यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ कार, या क्या आ जाएगा, आई हैड अ कार, या आई एम हैविंग अ कार, आई वाज हैविंग अ कार, और यहाँ आ जाएगा आई हैड अ कार, क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा, आई हैड अ कार, राइट? क्योंकि ये हैड किसके लिए आएगा, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, पास्ट टेंस स्ट्रक्चर, और दूसरा जो हैड आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल एज अ V3, राइट? और फ्यूचर में भी हैड आ सकता है, द सेम थिंग, राइट? तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है। अभी इसका हम पास्ट टेंस भी बनाते हैं। अभी ये तो प्रेजेंट टेंस के मैंने चार एग्जांपल बना दिए, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, राइट? अभी इसका पास्ट टेंस कैसे होता है, पास्ट टेंस देखते हैं। सेम एग्जांपल देखो, आई हैव अ कार, क्या होगा, आई हैड अ कार, ये होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। उसकी रचना क्या है, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो अकॉर्डिंग टू रूल आई क्या है, सब्जेक्ट है, और हैड है यहाँ मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब है, क्योंकि दूसरा कोई वर्ब नहीं है, मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट? यस। तो अभी उसका पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा आई वाज हैविंग अ कार। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, राइट? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसकी रचना क्या है, रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस VING प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये है इनका रूल, इसका रूल फॉर्मूला, राइट? उसके अकॉर्डिंगली हमने यूज किया है एज पर दी रूल। तो आई सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हैविंग मेन वर्ब हो गया, क्या बन गया, कार ऑब्जेक्ट, राइट? मगर ये प्रैक्टिस में नहीं है, यूज में नहीं, हम ऐसा नहीं कहते यूजुअली कि आई वाज हैविंग अ कार दैट टाइम, वी सिंपली से दैट टाइम आई हैड अ कार। मगर टेक्निकली अकॉर्डिंग टू रूल ये ऐसा बन जाएगा, बनेगा। तो इसका प्रेजेंट अभी पास्ट परफेक्ट टेंस क्या हो जाएगा, आई हैड ए कार, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। आई सब्जेक्ट हो गया, हैड ये हेल्पिंग वर्ब, और ये हैड मेन वर्ब हो गया, और ये कार ऑब्जेक्ट हो गया, राइट? और ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल। और उसकी रचना क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, और पास्ट परफेक्ट की रचना क्या है, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस और V3 और प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता है, समटाइम्स देयर मे बी ऑब्जेक्ट, समटाइम्स देयर मे नॉट बी ऑब्जेक्ट। अगर ट्रांजिटिव वर्ब आता है तो ऑब्जेक्ट आएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग ऑब्जेक्ट हियर आफ्टर V3, राइट? तो ये समझ में आया आपको, ये हैड डबल हैड कैसे आया यहाँ, राइट? ये जो पहला जो हैड है ये अकॉर्डिंग टू रूल आ गया, ये देखो यहाँ रूल है, सब्जेक्ट के बाद हैड,
और ये जो सेकंड वाला हैड है, ये अकॉर्डिंग टू भी रूल आ गया है V3, क्योंकि टू हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड, मैंने अभी बताया। नहीं तो आपको अगर याद नहीं है तो वीडियो आप थोड़ा रिवर्स करके भी देख सकते हैं, राइट। या तो ये हैड हो गया। अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू क्या बन जाएगा? आई हैड बीन हैविंग ए कार, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैड बीन हैविंग अ कार सिंस long time, you can write anything, any date or any particular incident in your life, ये हो गया past perfect continuous tense, right। और उसकी रचना क्या है? past perfect continuous की रूल क्या है? रूल क्या है? subject plus had plus been plus V and plus ing, add ing to the main verb plus remaining part of the sentence. So as per the rule we have uh, we have this example, right। I had been having a car। तो आ गया समझ में? देखो यहाँ have, यहाँ कहा गया प्रेजेंट परफेक्ट में, यहाँ आ गया have had, I have had a car, और यहाँ आ गया डबल had a car, I had a car। मगर ये गलत नहीं है, कई बार लोगों को ये गलत लगता है, मगर ग्रामेटिकली सही है। आपको ये गलत इसलिए लगता है कि आपने इसको कभी यूज नहीं किया है, या आपको इसका प्रॉपर रूल पता नहीं है कि कैसे आ गया, इसलिए आपको लगता है कि ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। मगर ये रॉन्ग नहीं, इनकरेक्ट नहीं, ये ग्रामेटिकली 100% करेक्ट है, राइट। अभी यहाँ सिर्फ पास्ट टेंस में डबल हैड नहीं आया, यहाँ हैड नहीं आया, फिर फ्यूचर में भी हम हैड यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में भी हैड कैसे अभी देखते हैं, मैं अभी एग्जांपल बताता हूँ। हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। अभी फ्यूचर टेंस में बताता हूँ। हाउ हैड गोज इन फ्यूचर टेंस आल्सो, राइट। अभी देखो फ्यूचर टेंस में आई विल यूज द सेम फ्यूचर, आई विल यूज द सेम वर्ब इन फ्यूचर टेंस। देखो सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1। तो क्या होगा? आई विल हैव ए कार, ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या होगा ये? सिंपल फ्यूचर टेंस। उसकी रचना क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट because of the want of place, right। सिंपल फ्यूचर टेंस, उसकी रचना है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये है उसकी रचना, रूल, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? आई विल हैव अ कार, ये हो गया सिंपल। कंटिन्यूस क्या हो जाएगा? आई विल बी हैविंग ए कार, ये हो गया। अब क्या हो गया? ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और इसकी जो रचना है या रूल है, क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी और एंड प्लस वी को वर्ब को ing लगाना है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। और आपको एक चीज बता देता हूँ माय फ्रेंड्स, अभी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर इवन विल इज ओके आफ्टर आई एंड वी, राइट। यस, तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी इसके बाद हम देखते हैं परफेक्ट टेंस। तो क्या होगा? आई विल हैव हैड ए कार, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। और फ्यूचर परफेक्ट की रचना क्या है? रूल क्या है? उसकी रचना है सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस V3 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये है रूल। तो उसके अकॉर्डिंग आ गया। देखो आई सब्जेक्ट है, ये विल हेल्पिंग वर्ब है, ये हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में से, और ये हैड है V3 एज अ मेन वर्ब V3, कार ऑब्जेक्ट। अब यह समझ में ये हैड कैसे आया फ्यूचर में भी? आई विल हैव हैड अ कार फॉर 20 years बाय 2040, हम कह सकते हैं फ्यूचर में, राइट। हाँ, और इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा आई विल हैव बीन हैविंग अ car in future, right। just like other examples that we discussed in present tense and past tense, right। तो इसकी रचना क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आ जाएगा, और वर्ब को ing लगाना पड़ेगा, राइट। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा। ये है रचना, इसकी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर
perfect continuous tense का rule. So according to this rule, this sentence is grammatically correct. There is not even a 1%. It is not even a 1% incorrect, right? In grammar, either you are 100% correct or 100% incorrect. There you cannot be partially correct or partially incorrect. In descriptive answers, in essay or in story writing, in letter writing, there you can be partially correct or partially incorrect. But in grammar, only there are two options, either 100% correct or 100% incorrect. There is no midway option. I hope you understood to have how it plays double role. एज अ मेन वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब. तो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. अभी नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू टू बी. ये टू बी कैसे डबल रोल प्ले करता है, ये बीन कैसे आता है, बीइंग कैसे आता है, ये अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो प्लीज डोंट लीव द वीडियो. प्लीज वीडियो पर बने रहो अंत तक, राइट? इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड एंड क्लियर योर डाउट फॉरएवर इन योर लाइफ. तो अभी देखते हैं ये टू बी बहुत इंटरेस्टिंग है. अब अभी मैं समझाता हूँ आपको. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे कि टू गो या फिर गोज, ये हो गया V1 एज ए मेन वर्ब, राइट? और इसका सेकंड फॉर्म हो गया वेंट, और थर्ड फॉर्म हो गया गॉन, और फोर्थ फॉर्म होगा गोइंग. ये हर एक क्रियापद को ये फॉर्म्स होते हैं, राइट? और एक फॉर्म होता है गोज, ये फिफ्थ फॉर्म, राइट? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है. तो ये हो गया V2, ये हो गया V3, और ये हो गया V4, एंड ये हो गया V5 कह सकते हैं आप, राइट? तो इसी तरह अभी ये जो टू बी है, टू बी के ये जो फर्स्ट फॉर्म्स है एज अ मेन वर्ब, ये पहले मैं प्रेजेंट टेंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ. एज अ मेन वर्ब एक है एम या फिर इज एंड आर. ये हो गए फर्स्ट फॉर्म इंक्लूडिंग टू बी. टू बी को भी इंक्लूड करके कितने फॉर्म है टू बी के? 4 फर्स्ट फॉर्म है. कितने हैं बेस फॉर्म? 4. और उनका सेकंड फॉर्म और थर्ड, उसका सेकंड फॉर्म होता है was and were. If the subject is singular, it was goes with third person singular. He say it, he was, she was. And अगर plural होता है तो were, they were, we were, you were, etc. ये तो आपको पता ही होगा बेसिक. और इनका थर्ड फॉर्म होता है been, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल. थर्ड फॉर्म क्या होता है ये टू बी का? बीन. और यहाँ होता है बीइंग, राइट? और यहाँ होता है या इसका ये अब्सेंट है, ये तो होता ही नहीं, राइट? क्योंकि उनके बदले में हम यहाँ आई इज आर यूज करते हैं. अंडरस्टूड? तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के 4 उप प्रकार जो है प्रेजेंट टेंस के, मैं अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा. ओके, देखो फर्स्ट है आई एम ए टीचर. आई एम अ टीचर एक एग्जाम्पल है. तो इस एग्जाम्पल में आई सब्जेक्ट है, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है. और टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों. तो ये टीचर बहुत लोगों को और स्टूडेंट्स को लगता है कि ये टीचर ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होते हैं? अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट, होता है डिफरेंस भी होता है और ये अलग भी होता है. कैसे? मैं समझाता हूँ. जब देखो ये जो टीचर, हु इज आई एम अ टीचर, एंड हु इज टीचर? आई एम. आई इज द टीचर एंड टीचर इज आई. मीन्स आई इज रिफरिंग टू द टीचर एंड टीचर इज रिफरिंग बैक टू आई. मीन्स जब डूअर एंड रिसीवर आर द सेम, राइट? तब वो कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है और ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाता. जब वर्ब के बाद आने वाला जो पार्ट है वो कंप्लीटली अलग होता है, सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है, तो उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है. कैसे? देखो फॉर एग्जांपल आई राइट अ लेटर. तो अभी इस एग्जांपल में क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट है, राइट एक वर्ब है, मेन वर्ब, और लेटर ऑब्जेक्ट है. ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है. क्यों नहीं है कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि आई इज डिफरेंट फ्रॉम अ लेटर. लेटर एंड आई आर नॉट द सेम थिंग. They don't refer to the same thing, right? But here in the first example, I and teacher refer to the same entity, same thing, right? That is I. I is teacher and teacher is I. They are not two different entities or two different things. But in the second example, I and letter are two different things. That's why object has to be different from the subject, right? So this is how we have to identify.
राइट। अगर कोई वर्ड आफ्टर वर्ब अगर वो सब्जेक्ट को ही रिफर करता है बैक, तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आई एम अ स्टूडेंट, ही इज अ फार्मर, और यूजुअली टू बी फॉर्म के बाद आई एम इज आर और वाज वेयर और शैल बी के बाद जो भी आता है वर्ब के बाद, तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट। यस, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है यूजुअली, राइट। और बाकी दूसरे वर्ब के बाद जब भी आता है, क्या आता है, कोई ऑब्जेक्ट आता है, कोई वर्ड आता है, नाउन, तो ऑब्जेक्ट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। यस। तो दोस्तों अभी यहाँ एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब है, मगर ये हेल्पिंग वर्ब भी काम करेगा। जैसे देखो, आई एम राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, तो इस एग्जाम्पल में अ लेटर ऑब्जेक्ट है, राइटिंग मेन वर्ब है, राइट, और आई एम हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ सब्जेक्ट है। मगर फर्स्ट एग्जाम्पल में आई एम मेन वर्ब है, और वही वर्ड आई एम सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इस तरह टू बी क्या करता है, डबल रोल प्ले करता है, मेन वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब। और एक बात ध्यान में रखिए, जब भी सेंटेंस में एक ही वर्ब आता है, चाहे वो कोई भी वर्ब हो, वो क्या रोल प्ले करता है, इट प्लेज द रोल ऑफ मेन वर्ब, राइट। यस, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। तो अभी देखते हैं, ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया। अभी ये कौन सा टेंस हो गया, ये आई एम अ टीचर कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, बिकॉज इट फॉलोज द रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड वी एड yes or es if the subject is थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब एम हो गया, तो एम ही V1 हो गया कि नहीं। देखो यहाँ टू बी का रूप क्या है, फर्स्ट फॉर्म एम भी है, ये V1 में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, V1 में आ रहा है, राइट। और उसके बाद ये टीचर जो है कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि टू बी के बाद, टू बी फॉर्म के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है यहाँ। दैट्स व्हाई आई हैवंट रिटन हियर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज नॉट कंपल्सरी ऑल द टाइम, राइट। यस, आई होप यू अंडरस्टूड। तो अब इसका कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, आई एम अ टीचर, आई एम बीइंग अ टीचर, आई एम बीइंग अ टीचर, टीचर। हालांकि ये यूज में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, मगर टेक्निकली ग्रामेटिकली ये ऐसे बनेगा, और ये 100% बनेगा। अगर वो यूज में नहीं है, वो यूज में नहीं, वो बात अलग है, हम यूज नहीं करते, मगर ये बनेगा, और ग्रामेटिकली ये बनेगा ही ऐसे ही, क्योंकि ये आई सब्जेक्ट है, आई एम हेल्पिंग वर्ब है, और ये बीइंग मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया, और टीचर कॉम्प्लीमेंट। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की रचना क्या है, सब्जेक्ट प्लस आई एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस वर्ब, प्लस वर्ब को आईएनजी फॉर्म होता है। तो ये रूल है, और अकॉर्डिंग टू रूल ये सेंटेंस 100% करेक्ट है, राइट। यस, और यहाँ ये आई एम हेल्पिंग वर्ब है, ये बीइंग हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब है, राइट। क्योंकि जब सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं, तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा वाला मेन वर्ब होता है। जब तीन होते हैं तो पहले वाले दो हेल्पिंग वर्ब, तीसरा वाला मेन वर्ब। चार होते हैं तो पहले तीन हेल्पिंग वर्ब और फोर्थ वाला क्या होता है, मेन वर्ब, राइट। यस, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन एंड लर्न, राइट। तो अब इसका परफेक्ट टेंस क्या हो जाएगा, अभी आई एम का, जैसे कि ये आई गो टू स्कूल, ये मैंने समझाने के लिए आपको ये गो का एग्जांपल दिया है ऊपर, राइट। तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट होता है आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 years 20 years, यू कैन राइट एनी नंबर, ओके। तो यहाँ आई सब्जेक्ट है, और ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ बीन मेन वर्ब है, मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल V3, राइट। और ये टीचर कॉम्प्लीमेंट हो गया, राइट। अगर यहाँ अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हैव की जगह क्या आता, हैज आता है, ही हैज बीन अ टीचर, राइट। यस, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट की रचना क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये रूल है प्रेजेंट परफेक्ट का, और उस रूल के अनुसार ये सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकली 100% करेक्ट है, ओके। तो अब इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, तो क्या होगा, आई हैव बीन बीइंग अ टीचर। हालांकि ये भी यूज में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, मगर ग्रामेटिकली ये ऐसे बनेगा। तो आई सब्जेक्ट होगा, ये हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये बीन भी हेल्पिंग वर्ब हो गया, और बीइंग ये मेन वर्ब हो गया लास्ट वाला, और टीचर कॉम्प्लीमेंट, राइट।
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की रचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, रूल क्या है? उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव पब्लिक हैज प्लस बीन प्लस वी वर्ब मेन वर्ब और उसको हमें आईएनजी लगाना होगा। दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस इज 100% करेक्ट, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड। यस और नो? तो समझ में आया ये बीन कैसे आया? यहाँ भी बीन आया, यहाँ जो बीन है परफेक्ट में आया, यहाँ जो है ये कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बीन यूज करते हैं सभी टेंसेस में। और यहाँ बीइंग आ गया और यहाँ क्या आ गया? आई एम आ गया, राइट? यस, समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? और बीन बीइंग ये पैसिव वॉइस में भी आता है। एट दैट टाइम इट फंक्शंस एज अ हेल्पिंग वर्ब, नॉट एज अ मेन वर्ब। तो पैसिव वॉइस में कैसे आता है देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। या ऊपर लेता हूँ, समझ में नहीं आएगा, ये अभी हटा देता हूँ। तो पैसिव वॉइस में भी हम बीन बीइंग आता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल एक्टिव वॉइस का, जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉम हैज ब्रोकन द ग्लास, ब्रोकन द ग्लास, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो अब इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय टॉम। तो यहाँ जो क्या है? बीन है। ये जो बीन है, ये बीन हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। ये हैज भी हेल्पिंग वर्ब है और द ग्लास ये सब्जेक्ट है। हालांकि ऑब्जेक्ट है यहाँ या एक्टिव वॉइस में, मगर यहाँ इट इज द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस एंड हियर इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब और ब्रोकन हो गया मेन वर्ब V3। पैसिव वॉइस में हम हमेशा V3 यूज करते हैं। और ये टॉम हो गया सब्जेक्ट, बाय हो गया प्रीपोजिशन, करेक्ट? तो ये बीन अलग है, ये बीन है हेल्पिंग वर्ब, मगर यहाँ जो बीन है अभी ये क्या हो गया है? ये बीन हो गया है मेन वर्ब, क्योंकि इसके बाद दूसरा कोई वर्ब नहीं है, राइट? अंडरस्टूड, राइट? और यहाँ ये भी बीन हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद दूसरा एक वर्ब है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब बन गया। मगर यहाँ ये मेन वर्ब हो गया और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब गया, क्योंकि उसके बाद दूसरा मेन वर्ब आ रहा है, राइट? अभी बीइंग का बना, अभी मैं आपको बीइंग बताता हूँ। ये बीइंग, यहाँ बीइंग क्या है? मेन वर्ब है। ये बीइंग भी हेल्पिंग वर्ब बनता है, डबल रोल प्ले करता है। कैसे देखो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल ही इज राइटिंग लेटर, ये पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है, एक्टिव वॉइस। तो अभी इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो ये ऐसा इसका पैसिव वॉइस बनेगा, राइट? तो यहाँ जो बीन है देख रहे हो, ये बीन मेन वर्ब है, मगर यहाँ वाला जो बीइंग है वो मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। ये लेटर सब्जेक्ट हो गया पैसिव वॉइस का, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये इज। बीइंग भी हेल्पिंग वर्ब हो गया और रिटर्न मेन वर्ब हो गया। ये रिटर्न क्या है? मेन वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल। और बाय प्रीपोजिशन और हिम सब्जेक्ट हो गया। अभी किसका हो गया? सॉरी, ऑब्जेक्ट हो गया, किसका? पैसिव वॉइस का, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अंडरस्टूड? तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है, क्लियर कट। टू बी, टू हैव, टू डू, ये कैसे डबल रोल प्ले करते हैं और उनका इंग्लिश ग्रामर में कैसा यूज होता है, सेंटेंस में उनका उपयोग कैसे होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अब रिवर्स करके, रीप्ले करके आप बार बार देखिए, 2-3 बार, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं ये इस वीडियो पे मैं नंबर दे दूंगा मेरा, आप उस नंबर पे भी मुझे फोन करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो हम यहाँ आज रुकते हैं एंड आई विल मीट सून in the next video. Till then, bye bye. Thank you so much. Have a knowledgeable day ahead. Bye bye. Thank you.